चलिए, तो आर्टिकल 30 तक हमारा कंप्लीट हो गया था और आर्टिकल 31 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 31 आपको एक अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, और जो कि आपके 44वें संविधान संशोधन से 1978 में खत्म कर दिया गया। लेकिन आर्टिकल 31 में और भी 3 आर्टिकल हैं, 31A, 31B, 31C। उन आर्टिकल से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि वो क्या आर्टिकल है। फिलहाल आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, अब उसे डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में, और अब वो बन गया है एक कानूनी अधिकार, यानी अब वो बन गया है एक विधिक अधिकार। ठीक, इसके बाद में अब जो आगे आर्टिकल जो इसमें जुड़े हैं हम उस पर कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A ये कहता है कि यदि सरकार भूमि सुधार के लिए कोई कानून बनाती है और उस कानून के कारण से आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन होता है, तब ऐसे में वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कल मैंने आपको बता दिया था। और आप ऐसा मान करके कि वो उल्लंघन कर रहा है वह कानून, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। भूमि सुधार कानून समझ रहे हैं ना, लैंड रिफॉर्म। तो 31 से ये कहता है कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मान लो कोई कानून बनाया और वो आपके मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन करता है, तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी आपका एक हाथ बांध दिया 31A से। 31B से और ज्यादा बांध दिया। 31B से कह दिया कि यदि नवी अनुसूची जो है आपकी, जिसमें भूमि सुधार कानून दिया हुआ है, यदि कोई कानून उसमें डाल दिया गया, तब न्यायपालिका उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। और आपको पता होगा, फिर मैंने आपको बताया था, आगे चल के न्यायपालिका ने क्लियर किया कि यदि कोई कानून भले ही नवी अनुसूची में है, अगर वो मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है, तब ऐसे में उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। याद है? और एक आर्टिकल मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, वो था 39C। ये मैंने 31C, ये मैंने बता दिया था कि ये मैं क्लियर कराऊंगा आपको नीति निर्देशक तत्वों के समय। एक्चुअली 2 नीति निर्देशक तत्व हैं, एक है आपका आर्टिकल 39B में और एक आर्टिकल 39C में। इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 39B, 39C जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लागू करने के लिए अगर कोई आपका अधिकार, मौलिक अधिकार अगर किसी का उल्लंघन होता है, खास करके आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, उसका उल्लंघन होता है, तब ध्यान रखिएगा उसे आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को हावी बना दिया मौलिक अधिकारों पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, यानी उन्हें लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होता है तो हो जाने दो, कुछ नहीं जाता। यानी नीति निर्देशक तत्व ज्यादा बड़े हैं मौलिक अधिकारों से। कौन से वाले? आर्टिकल 39B वाले, आर्टिकल 39C वाले। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, आपको आगे इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए खैर, इसके अलावा 31D इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैंने पढ़ाया था आपको अनुच्छेद 32, इसे हम बात करते हैं रिटों के बारे में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अंबेडकर जी ने संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और ऐसे में न्यायपालिका क्या करेगी? आपको जो है वो आपको आपके मौलिक अधिकार दिलवाने के लिए रिट जारी कर सकती है, और रिटों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, अब रिटों की संख्या कितनी है? 5। अब इसमें कौन कौन सी रिट थी वो मैंने आपको बताई थी। एक थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाए और आर्टिकल 22 का उल्लंघन करते हुए, या किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाए या उसे कैद कर लिया जाए, कोई निजी व्यक्ति करे या फिर पुलिस कैद कर ले, और कैद करने के बाद आर्टिकल 22 के नियमों का पालन ना करे, यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करे, तो ऐसे में इस व्यक्ति को माना जाता है बंदी बनाया जाना, कि भैया इस व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं हुई, इसे बनाया बंदी। और ऐसे में फिर उसके परिवार वाले कहां जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। और ऐसे में कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, इसे कहते हैं आदेश पर आदेश, यानी मैंडेमस। कोई कानूनन व्यक्ति, अधिकारी, लोक अधिकारी अपने काम को अच्छे से नहीं करता, तब ऐसे में न्यायपालिका आप जा सकते हैं, न्यायपालिका से आदेश आएगा कि भैया अपने कामों को करिए जो तुम्हें करना है। तीसरा है प्रतिषेध। अधीनस्थ न्यायालय जब अपने निर्णयों से बाहर आकर के कोई फैसला लेने वाली होती है तो ऊपर की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देती है, इस रिट को कहते हैं प्रतिषेध। अगला है उत्प्रेषण। मान लो कोई नीचे की अदालत अपनी सीमा से बाहर आके कोई फैसला ले चुकी है
तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास बुला के उस निर्णय को रद्द कर सकता है और उसके बाद उस पर अपना निर्णय सुना सकता है। इस रिट को कहते हैं, इस कदम को कहते हैं उत्प्रेषण। और एक लास्ट होती है रिट जिसे हम कहते हैं क्या, आपका अधिकार प्रेक्षा क्यू वारंटो। कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर आकर बैठ जाता है, मान लो गलत तरीके से आके बैठ गया, रियल में उसके लिए योग्य व्यक्ति मैं था, तो मैं अब जा सकता हूं कोर्ट, तो कोर्ट अब रिट जारी करेगा क्यू वारंटो, तुम्हें क्या हक है साबित करो। वो उससे कहेगा कि तुम इस पद पर कैसे आए, किस तरीके से बैठे, वो इस पर जो है इस चीज को पूछेगा। ठीक है, एक मिनट, एक कॉल ले लीजिए जरा, एक मिनट। हेलो, कहां तक हो गया था इसमें? आर्टिकल 31 हो गया था, 32 में रिट बता रहा था। तो मैंने आपसे अधिकार पेशा के बारे में बता दिया कि मान लो कोई सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बैठ जाता है, तो जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है वो व्यक्ति कहां जा सकता है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है, क्यू वारंट। इसके बाद 3 मैंने अब बात आपको बताए थे कल, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं बता पाया था, तो इसमें बताए थे, एक 33 है, एक 34 है, एक 35 है। 33 मैंने क्या कहा था कि जो सशस्त्र बल से संबंधित होते हैं, सेना से संबंधित लोग होते हैं, उनके मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, उन पर रोक लग सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सेना का व्यक्ति है, वो कहे मुझे जीने का अधिकार है, मैं बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा भाई, उसको जाना पड़ेगा। ऐसी जगह जहां पर मार्शल लॉ लागू हो, जहां सैन्य लॉ लागू हो, वहां पर भी आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लग सकती है। तो यह एक तो 2 ध्यान रखना, आर्टिकल 33 यानी सशस्त्र बलों पे जो है वो आपका रोक लग सकती है, जो जहां सशस्त्र बल है और या जो सैन्य बल है, उनके जो भी लोग हैं उनके मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। दूसरा, जहां पर मार्शल लॉ लागू होगा वहां पर भी जो है वो आपका वहां के लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। और आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि संसद को एक विशेष शक्ति है, वो क्या है कि संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 16(3) से रिलेटेड आपने देखा होगा कि निवास संबंधी कानून बना सकती है, नहीं बना सकती है, वो निवास संबंधी भेदभाव को लागू कर सकती है। ऐसे ही आर्टिकल 32(3), 33, 34 मार्शल लॉ के समय पर कानून बना सकती है, सशस्त्र बलों के अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 35 संसद को एक पावर देती है मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की। कल मैंने इतना आपको डिस्कस किया था, पढ़ाया था। अब सब चीजें क्लियर होंगी क्वेश्चन से। चलिए थोड़ा सा इस पे फोकस करिए, मेन तो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए पहले का आंसर क्या होगा, कौन सा होगा? डी होगा, सबका डी है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसमें पहुंच गया आर्टिकल 300A में पहुंच गया। संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है, सही बात है। अब ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो ये वाला भी जो है वो आपका सही है, आंसर होगा 1, 2, 3। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 31 से 31B, 31C अभी भी भारतीय संविधान में मौजूद है। 31 से 31B, 31C अभी भारतीय संविधान में मौजूद है कि नहीं है? अनुच्छेद 31B नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है, सही बात है। अनुच्छेद 31C राज्य को नीति निर्धारित तत्वों के क्रियान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों को ओवरराइड करने का अधिकार देता है। आप देखिए ना, 31C कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 39B और 39, यानी 39B और 39C को लागू कराने के, ये बेसिकली संसाधनों के वितरण से संबंधित है। आर्टिकल 39B और 39C को लागू कराने के लिए सरकार आपके मौलिक अधिकारों का भी निलंबन कर सकती है, यानी आर्टिकल 14, 19 में जो आपकी मौलिक अधिकार है उनका निलंबन हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये वाली बात जो है मौलिक अधिकारों को ओवरराइड करने का अधिकार देता है, ये सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा इसका? डी। कितने डी लगाए? ठीक है, नेक्स्ट। अगला देखिए, बताइए इसका क्या होगा। ये ठंडा पानी है क्या? देख रहे पानी है ठंडा इसमें। अगला क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 31B को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। कॉमन सेंस लगाओ, कब जोड़ा गया होगा? आप खुद सोचिए ना, नवी अनुसूची कब जुड़ी है भूमि सुधार से रिलेटेड? पहला संविधान संशोधन 1951,
तो सीधी सी बात है, इसमें क्या प्रावधान डाला है आर्टिकल, इसमें 31B में प्रावधान क्या डाला है? आप कहोगे 31B में यही तो प्रावधान है कि नवी अनुसूची में कोई अगर कानून डल जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यही है कि नहीं? तो ये बात सही है। ये जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसी से नवी अनुसूची भी जुड़ी थी, ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची भी इसी से जुड़ी थी, तो ये सही है। यह नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा प्रदान करता है। नवी अनुसूची में जो कानून होंगे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यही तो कहता है। मेरी बात समझिए, नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी नवी अनुसूची में अगर कोई कानून है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर भी रहा है तब भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये कहना ये चाह रहा है, तो सही है ना? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंद भारती बनाम राज्य केरल 1973 मामले में कहा कि नवी अनुसूची में रखे गए सभी कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं। गलत, यही तो उसने चेंज करा था। आपको पता होगा जब नवी अनुसूची में ये प्रावधान डाल दिया कि भैया नवी अनुसूची में डाले गए कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो केशव भारती मामले में कोर्ट ने कहा, बोले नहीं, न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर कोई कानून भले ही नवी अनुसूची में है लेकिन अगर वो मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है तब ध्यान रखिएगा उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसलिए केशवानंद भारती मामले के बाद आर्टिकल 31 भी कमजोर हो गया। ठीक है, क्योंकि अब न्यायिक समीक्षा कर सकता है कोर्ट, पहले नहीं कर सकता था लेकिन कोर्ट ने कह दिया। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। आंसर होगा एक पहला। कितनों का गलत है? ये गलत हो गया है। ठीक है, तुक्का नहीं मानना। ठीक, कोई बात नहीं, आगे। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 31C अनुच्छेद 31C राज्यों को यह शक्ति देता है कि वह कुछ विशेष नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39B और 39C के लिए क्रियान्वयन हेतु किसी भी मौलिक अधिकार को निरस्त कर सके, देता है। तो मैं आपको बता दूं, ये बात गलत नहीं है, बात सही है, लेकिन वर्तमान में ये बात केवल लागू है 14वें आर्टिकल 19 के लिए। ठीक है, यही मैंने आपको पढ़ाया होगा। आप 39A पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, 39C पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। अगला 42वें संविधान संशोधन 1976 ने अनुच्छेद 31C को सभी नीति निर्देशक तत्वों तक विस्तारित कर दिया था। अभी समझाता हूं इसको, ये भी स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में 42वें संशोधन के इस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये मामला समझो क्या है, पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मौलिक अधिकार न्यायालय में जस्टिकेबल है, नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय में जस्टिकेबल नहीं है। आपको वो नहीं मिलेंगे तब आप कहां जा सकते हो? कोर्ट नहीं जा सकते हो नीति निर्देशक तत्वों के लिए, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, आप कोर्ट जा सकते हो। दूसरी बात, अगर नीति निर्देशक तत्व लागू करते हुए कोई मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, आपसे छिन रहा है, तब ऐसे में सरकार उस नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करेगी। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा, एक लिख दिया ये आर्टिकल 31C में कि देखो भैया 31C के तहत कि आर्टिकल 39B और 39C जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बहुत जरूरी है समाजवाद लाने के लिए। ये क्या है 39B और 39C? इसके तहत सरकार ये कोशिश करेगी कि जो प्रॉपर्टी है उसका संकेंद्रण ना हो, देश के संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो, सभी में समान बंटवारा हो। मेरी बात समझो। अब आप यहां पे ये मामला समझिएगा कि सरकार कोई ऐसा कानून लेके आए आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए, जिससे कि आपके कुछ अधिकार छिन रहे हो, कि आप वहां पर जगह नहीं ले सकते, वहां नहीं जा सकते, वहां जाके नहीं बच सकते। आर्टिकल 19 के यही तो अधिकार है। तो आप कहें जी मैं कोर्ट जा रहा हूं, आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी आर्टिकल 39B 39C को लागू करते हुए आपका आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 में दी हुई कोई स्वतंत्रता अगर आपसे छिनती है तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब सरकार ने और मजे काट दिए। कब? 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। 42वें संविधान संशोधन से 1976 में सरकार ने कह दिया जी ये सबके लिए है। अब
यानी किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करते हुए किसी भी मौलिक अधिकार का निलंबन होता है, तब ध्यान रखिएगा आप कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार ने इतना, क्योंकि ये बात किसके समय की है? इंदिरा गांधी के समय की है। तो इंदिरा गांधी ने कह दिया कि भैया आर्टिकल 31C के तहत तो ये सब नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर इनमें से किसी को भी लागू करते हुए मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाए तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो जैसे ही 1980 में मामला आया, जिसे हम कहते हैं, आपने मामले का नाम सुना होगा, मिनर्वा मिल्स केस। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने फटकार लगाई, बोले सरकारी की जो मर्जी वो कर लेगी, कि आप नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दोगे, तो नहीं कर सकते। उन्होंने इस भाग को काट दिया और कहा आर्टिकल 31C केवल इतना अधिकार देता है कि 39B और 39C को लागू कराने के लिए अगर आर्टिकल 14 या 19 के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, अन्यथा दी जाएगी। इसलिए अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गहराई में जाके देखें तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। आंसर होता है इसका 1 2 3। कितनों ने करा सही? तुक्के मारे होंगे। अगर आपने सीट सही से पढ़ी है घर जाके तो कर लिया होगा। आर्टिकल, अगर वो अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया, सही है कि नहीं? अगला है संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में है, सही है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में है। हम कह सकते हैं कि 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया गया। दोनों लिंक भी कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आंसर होगा ए। कथन है अब भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या? नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो ये तो सही है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ये कथन तो अपनी जगह सही है ना, यही तो गलत है। तो यहां पर क्या बनेगा? ये गलत है और सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या तो नहीं कर रहा, लेकिन वो गलत है। नेक्स्ट अगला, अनुच्छेद 31 से कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 से कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, 31A के तहत अगर कोई कानून है और वो उल्लंघन करता है आर्टिकल 14 और 19 में दी गई अधिकारों का, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये सही है, कारण यह मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है। सही बात है, हाँ, भूमि सुधार कानून होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जो है वो आपके सही है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 आपको अधिकार दोनों देता है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। आप जा सकते हो 32 के तहत कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत। तो क्या लिख कह रहा है ये? अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, सही है गलत है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में आता है। अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में आता है कि नहीं आता? संसद अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकती है। यस, हाँ, कब हो सकता है? आपातकाल के समय। आपातकाल के समय आपका आर्टिकल 32 में निलंबित हो जाएगा। रीजन है ना, आपके पास मौलिक अधिकार ही नहीं रहेंगे, तो आप जाओगे क्यों कोर्ट? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपका निलंबित हो जाएगा। केवल 2 आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो ये वाला सही है। अनुच्छेद 32 केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं। बताइए सही है गलत है? ध्यान रखना, ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। केवल आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 वो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके इंडियंस के लिए हैं, बाकी सब सबके लिए है। तो इसका आंसर होगा
बी, एक और दो दोनों सही। कितने लोगों को सही है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नियम कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल हैबियस कार्पस रिट जारी की जा सकती है। हैबियस कार्पस समझ रहे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, केवल ये थोड़ी है, 5 हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हैबियस कार्पस, मैंडेबस, प्रोविशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो 5 रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? केवल 2 सही है। नियम कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 32 को संविधान द्वारा लागू और संरक्षित किया जाता है। हाँ, संविधान द्वारा लागू करा जाता है, संरक्षित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह आवश्यक दिशा निर्देश, आदेश या रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू करे। अनुच्छेद 32 का उपयोग नीति व तत्वों के उल्लंघन के लिए भी किया जा सकता है। क्या आपको अगर नीति निर्देशक तत्व नहीं मिलते तो क्या आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते ना, न्यायालय में जस्टिकेबल ही नहीं है। यानी उनको तो आप समझिए ना, प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहला दूसरा सही है, आंसर होगा ए, यानी 1 और 2 सही है। सही है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो बता देना मुझे किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट कथन, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सही है ना? दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए। अनुच्छेद 32 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। क्या मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए है क्या? नहीं भाई साहब। तो यहां पर क्या होगा? यहां पे बना लेना, दोनों गलत। यहां पर होंगे दोनों गलत। कथन अगला देखिए, अनुच्छेद 32 को संसद द्वारा संशोधन करके समाप्त किया जा सकता है। क्या संशोधन करके कल को कोर्ट चाहे कि वो संसद चाहे संशोधन लाए और वो आर्टिकल 32 को समाप्त कर दें, तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बताइए। नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? उसका रीजन बताता हूं। आप निलंबित कर सकते हो, ये नहीं कर सकते क्योंकि संसद ने आर्टिकल 32 को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया था। केशवानंद भारती मामले में क्लियर करा कि आर्टिकल 32 मूलभूत ढांचा है और आपको पता है मूलभूत ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 32 मूलभूत ढांचा है, इसलिए आप उसे समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, आपातकाल के समय वो आगे निलंबित हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। अरे यार, आप सोचिए संसद ने यही खत्म कर दिया तो फिर तो उससे कुछ बचा ही नहीं, फिर न्यायपालिका क्या कैसे बचाएगी आपको? 32 नहीं कर सकती खत्म, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अगला है क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों में आता है, तो सही बात है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों में आता है, ये बात तो सही है। तो ये तो सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है। आंसर होगा ए गलत है, आर सही है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रिट की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। इन में से कौन सी रिट अवैध हिरासत, अवैध हिरासत मतलब गलत तरीके से किसी को हिरासत में ले लिया गया है, तो कौन सी रिट जारी करता है न्यायालय? अब इंग्लिश में दे रखा है मैंडेमस, हैबियस कार्पस, प्रोविशन और क्यू वारंट। तो कौन सी होती है? हैबियस कार्पस। इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी शरीर को सामने लाया जाए। कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बने रहने से रोकती है? अधिकार प्रेक्षा, इसे कहते हैं क्या? क्यो वारंटो। पता है ना अधिकार प्रेक्षा, तुम्हें क्या हक है साबित करो। कौन सी रिट निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो पहला वाला ही होगा। ठीक है, सही है ये सबका। कौन सी रिट उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है? तो प्रोविशन, सर्टियोररी, कौन सी होगी? यही होगी, यानी इसे कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण होती है ना। अगला नियम पर विचार करना है। हैबियस कार्पस, शरीर को प्रस्तुत करो का आदेश है। मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। ठीक है। सर्टियोररी, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत का आदेश निरस्त कर देता है। सही है। प्रोविशन, तो सर्टियोररी में अंतर यह है कि प्रोविशन रोकता है और सर्टियोररी निरस्त करता है। सही है, यानी यहां पर क्या होगा आंसर? 1 2 3 4।
ठीक है, पूरा डाटा इसमें डाल दिया स्टेटमेंट में, आपके लिए बड़ा इजी रहेगा रिवीजन करने के लिए। मौलिक अधिकारों का रिवीजन बढ़िया करके हो जाए। हैवियस कार्पस रिट सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, हाँ महत्वपूर्ण तो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत महत्वपूर्ण है भाई। यह किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराती है, तो ये भी सही है, इसलिए महत्वपूर्ण है, यानी आंसर होगा ए। मैंडेमस रिट किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। परमादेश, आदेश पर आदेश क्या किसी प्राइवेट के लिए जारी किया जा सकता है? कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरी मर्जी, मैं छुट्टी करूंगा, आप कोर्ट चले जाओ, नहीं जा सकते। रीजन, मैं प्राइवेट हूं। केवल एक ऐसी रिट है जो प्राइवेट और निजी दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कार्पस। मैं आप में से किसी को कैद कर लूं, आपके घर वाले कोर्ट चले जाएं, हैबियस कार्पस जारी हो जाएगी। पुलिस वाले किसी को उठा लें आपको, और आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करें 24 घंटे तक, तब भी आप कोर्ट जा सकते हो, तब भी कोर्ट हैबियस कार्पस रिट जारी कर देगा। एकमात्र रिट है जो दोनों मामलों में, निजी के लिए भी और सरकारी व्यक्ति के लिए भी जारी हो सकती है, वो है हैबियस कार्पस। अगला है, इसका उद्देश्य किसी को कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए मजबूर करना है। तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, तो इसका आंसर होगा ए गलत, किंतु आर सही है। अगला करिए। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया संगठनों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त कर सकता है। सही है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध केवल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। ये कह रहे हैं अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध केवल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है, तो ये कह रहे हैं गलत है, सही है, बताओ बोलिए। ये प्रतिबंध जो लगाया जाएगा ये राष्ट्रपति नहीं लगाएगा, ये काम किसके पास है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 35। ये पावर किसको दे रहा है? लिखा हुआ यही तो है आर्टिकल 35 में कि आर्टिकल 33, 34, 16(3) से रिलेटेड कोई भी कानून है, वो कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी भाई, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुशासन और कर्तव्य निर्वहन सुनिश्चित करना है। सेना के लोग सही से काम कर पाए, इसलिए प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। ये वाला सही है, यानी आंसर होगा पहला और तीसरा सही है। क्लियर? नेक्स्ट आगे। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार शक्ति देती है। ठीक है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में सरकार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हाँ सही बात है, सरकार अपना काम अच्छे से कर पाए। अनुच्छेद 35 संसद को इन प्रावधानों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1, 2, 3 से। पहला, अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है। ऐसा करने का उद्देश्य अनुशासन, कर्तव्य निर्वहन, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है। सही है, आंसर होगा ए। टोटल फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैं आपको कितने क्वेश्चन करा चुका हूं? केवल और केवल इसमें मौलिक अधिकारों के मैंने आपको कितने क्वेश्चन दे दिए होंगे, जहां तक मुझे लगता है। मैंने आपको मौलिक अधिकारी कितनी क्लास पढ़ाई है? मैंने अलग अलग पार्ट में पढ़ाया ना। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, फिर पढ़ाया 14 से लेकर के 18, फिर पढ़ाया 19 से लेकर के 22, फिर एक दिन मैंने पढ़ाया था 23 से लेकर 23, 24, ये भी साथ में पढ़ाए थे, और शायद 25, 26, 27 और 28 ये पढ़ाया था, और 29 और 30 ये कल पढ़ाया था, और साथ में इसी में मुझे लगता है मैंने आपको 31, 32 और 33, 34, 35 ऐसे करवाए थे अलग अलग। मुझे लगता है मैंने आपको कितने क्वेश्चन दे दिए हैं अप्रोक्सीमेट? 5 सीटें मौलिक अधिकारों की, एक एक में कितने कितने क्वेश्चन है? लगभग 200 क्वेश्चन हुए होंगे कि मौलिक अधिकार में? हाँ, ऊपर पहुंच गए 200 से 190 एग्जैक्ट गिने हुए। मान लो 200 क्वेश्चन है, आपको मैंने मौलिक अधिकारों के 200 क्वेश्चन दिए। आप सोच के देखो, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक 200 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। कोई सा बैक ईयर, कोई सी किताब आपको 200 क्वेश्चन नहीं देगी, और देगी तो इस लेवल के नहीं दे सकती। यानी ये 200 क्वेश्चन अगर आपके तैयार है तो कोई आपको मौलिक अधिकारों में नहीं गिरा सकता।
अब समझो कि 5 दिन की मेहनत के बाद अब आप ये गर्व से कह सकते हो कि एग्जाम में मेरे 2 क्वेश्चन पक्के हुए। इन 2 क्वेश्चन पक्के हुए, 2 हुए 5 दिन में, ठीक है। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन आरटीआई से आने की चांस है कल, तो आरटीआई से कहां तक क्वेश्चन जा सकता है वो हम कल बात करेंगे। बस इसका रिवीजन रखना, और जब तुम्हें लगे कि बहुत हो गया, प्रस्तावना हो गई, मौलिक अधिकार हो गया, सर एक टेस्ट करा लो, तो मैं टेस्ट रख दूंगा और आप अपने साथ वालों को ले आना टेस्ट दिलवाने के लिए, मतलब उनको जिनको थोड़ा सा परेशान करना है, ठीक है। एक बार नहीं, मुझे आपत्ति नहीं ना, मैं भी दे नहीं रहा टेस्ट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ लो पहले, ठीक है। आप चाहते हो कि मौलिक अधिकारों का एक टेस्ट करा लो, लेकिन अभी तो तुम कर ही लोगे, हाँ अभी तो याद है, अभी नहीं। अभी तो मैं तुमसे सीधा पूछूंगा, बताओ दोहरे दंड से मुक्ति कौन से आर्टिकल में? दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा किसी व्यक्ति को, कौन से आर्टिकल में? 20 नहीं बोलना, 20(2). बात समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन बताओ, कोई भारतीय व्यक्ति विदेशों से दी गई उपहार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ही ग्रहण करेगा, ये किस आर्टिकल में है? ऑप्शन 18(1), 18(2), 18(3), 18(4). 18(4). कोई उपहार या भेंट जो है वो किसमें है? आर्टिकल 18(4) में, ठीक है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर कितने आधार पर रिस्ट्रिक्शन? अच्छा क्वेश्चन देता हूं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर किस आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है? ऑप्शन दे रहा हूं 4। पहला नैतिकता, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा लोक व्यवस्था, चौथा मानहानि। मानहानि नहीं है, तो मानहानि के आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में लगा हुआ है? मानहानि के आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल पर है? आर्टिकल 19, पूरा बोलो, आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए, जिसे बोलते हैं वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। कितने आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए में दी गई स्वतंत्रता पर 6 नहीं है, 8 है, ठीक है। पूरा बताएं, इनको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। तो अब बताओ, या मन है तुम्हारा टेस्ट देने का? तो बताओ, टेस्ट इजी लेवल, मतलब टफ नहीं कराऊंगा, टेस्ट नॉर्मल जैसा आ सकता है वैसा कराऊंगा। मतलब आपने पढ़ तो यहां लिया, लेकिन टेस्ट यहां रखना है, ठीक है। मतलब जो आ सकता है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो अपने यूपीएसआई के लेवल से ऊपर ही पढ़ रहे हैं। ये लेवल जो है ना, ये ऐसे मानो कि पॉलिटी का इस लेवल के क्वेश्चन भी यूपीएससी में भी, आईएएस के पेपर में भी गिनती के आते हैं। मतलब यूपीएससी के लेवल जो है, मैं कह रहा हूं गिनती के क्वेश्चन आते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसे लोग कहते हैं कि यूपीएससी का सबसे टफ एग्जाम आया है इस बार। तो ये उस लेवल को हम लेके चल रहे हैं, और मैं जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा ये इसी लेवल से लेके चलूंगा कि जो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो आपको हंसी आ जाए थोड़ी सी, यार पढ़ के क्या आए थे और क्या क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मैं कल आपको फिर वो कराऊं आरटीआई एक्ट पूरा डिटेल में। तो कल मूल विधि स्टार्ट करते हैं, ओके। टेस्ट रुक के करवा लेंगे थोड़ा, ओके।